सभी धर्म प्रेमियों को मेरा नमन है और सभी को मैं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए एक कदम और आगे बढ़ा करके बात करता हूं कि इतने ज़्यादा पटाखे छूटने के बाद प्रदूषण बढ़ा या घटा, या पराली जला लेने के बाद प्रदूषण बढ़ा या घटा, या फिर क्या हुआ कि आखिर ये प्रदूषण लगातार बढ़ता गया। इस समीकरण को लेकर के जब हम लोगों ने काम किया और इसको समझने का प्रयास किया तो आज से नहीं, ये लगभग हम लोग 10 सालों से इस विषय पे लगातार काम करते रहे और इसको समझने का प्रयास करते रहे। आज हमारे सामने जो समीकरण आया है, जो सामने पूरी का पूरा दृश्य आया है, वो 1950 से लेकर के और आज तक के वर्ग में कितना प्रदूषण कहाँ से आ रहा है उसके समीकरण को थोड़ा सा जानने और परखने की बात की। सबसे पहले ये प्रक्रिया हम लोगों ने देखने की कोशिश करी, जो वैज्ञानिक आधार आज के तर्क पे कहते हैं कि फलानी गैस निकलती है इसलिए प्रदूषण होता है। तो आज के आधार पर ही अगर हम मान के चलें कि जो वैज्ञानिक युग माना गया है वो पिछले 300 - 350 सालों से मात्र माना जा रहा है, तो ऐसा पहले एक प्रश्न खड़ा होता है कि सबसे पहला यही प्रश्न हमारे मन में खड़ा होता है, क्या उससे पहले का व्यक्ति जो था उसको एक भी इच्छा नहीं थी, या वो विज्ञान को बिल्कुल नहीं जानता था? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है और ये लाजमी है बिल्कुल कि आने वाली पीढ़ी के दिमाग में बैठना चाहिए कि इससे पहले भी का जो मनुष्य था, 400 साल पहले का जो मनुष्य था, क्या उसको एक भी इच्छा जागृत नहीं होती थी? उसको नहीं लगता था कि हम ऐशो आराम के जीवन बिताएं? ऐसा तो कभी नहीं रहा होगा, क्योंकि मनुष्य की सोच जैसी आज है वैसी ही तब भी रही होगी। लेकिन फिर भी चलो यहाँ देखते हैं कि पिछले 400 साल के अंदर में लगभग जो समीकरण, जो विज्ञान के तथ्य हमारे सामने आए उसको जांचने और परखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पराली की। जो पराली जलाई जाती है उससे सारे के सारे तर्क ये कह रहे हैं, उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है और मीथेन निकलती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड वही गैस है जो हम श्वास के माध्यम से बाहर फेंकते हैं। मतलब युगों युगों से जब से दुनिया बनी तब से लेकर के आज तक लगातार ये गैस प्रकृति में रही। दूसरी तरफ मीथेन गैस है। मीथेन वो गैस है जिससे आज भी आप अपने घर की गैस जला करके रोटी पकाते हो। कार्बन मोनोऑक्साइड एक खतरनाक गैस है। ऐसा नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन खतरनाक नहीं है, लेकिन ये भी एक खतरनाक गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब तीनों में से तीनों ही खतरनाक गैसें ऐसी हैं जो हमारे जीवन में लगातार कहीं ना कहीं रही। इस पर कितनी बार पराली हमारे गांव में जलाई जाती है, इस पर भी समीकरण जानो जरा। तो मात्र 2 या 3 बार हमारे देश के अंदर हमारे किसान वर्ग जो होते हैं वो पराली को जलाते हैं। हर रोज पराली नहीं जलाते, क्योंकि रोज उनके पास धान नहीं होता, रोज उनके खेतों में फसल नहीं खड़ी होती जो रोज पराली जलाएंगे। और अगर 1 या 2 बार जलाने मात्र से इतना ज़्यादा प्रदूषण ये बढ़ रहा है, तो फिर एक कदम आगे बढ़े। 40 करोड़ सिगरेट प्रतिदिन पी जाती हैं, उससे प्रदूषण नहीं होता। ये बड़ी अजीब सी बात है। और कहने वालों को, जो ये बात कहते हैं, उनको ये भी नहीं देखते कि कह क्या रहे हैं। वो ये केवल मान लेते हैं कि पराली जलाने से प्रदूषण हो गया। हमारा मीडिया भी उसी तरह से लगा हुआ है, और ये जो हमारा मीडिया है वो पूरी तरह से उसी पे काम कर रहा है कि जो सरकार कहती है उसी पे काम करना है। मतलब सरकारी तंत्र में जा कर के उनकी जी हजूरी करना, ये हमारे मीडिया का काम हो चुका है। इसके सिवा मीडिया कुछ नहीं करे। अब मीडिया की बात छोड़ करके थोड़ा उस पराली को छोड़ करके थोड़ा और आगे बढ़ें, या सिगरेट को छोड़ करके थोड़ा सा और आगे बढ़ें। जो गाड़ियां यहाँ पर चल रही हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है और मीथेन है। इसके साथ नाइट्रोजन जैसी भी खतरनाक गैसें उससे निकल रही हैं, उससे भी प्रदूषण नहीं हो रहा।
गाड़ियां प्रतिदिन नई बढ़ाई जा रही हैं और उसका एडवर्टाइज लगातार टेलीविज़न पे आ रहा है। जिस टेलीविज़न को देख करके आप फिल्म स्टार और क्रिकेटर को देख करके अभी तक काम करते थे, उसमें हमारे राजनेता भी लग चुके हैं, वो भी एडवर्टाइज करने में लगते हैं। वो भी एक ना एक कोई ना कोई नया एडवर्टाइज लेकर के अब नेता लोग आने लगे। और बड़ी विकट समस्याएं हैं जिसको इस विषय पे बात करनी चाहिए। वो वैज्ञानिक कहीं होता ही नहीं है, कहीं नहीं होता है। एक वैज्ञानिक कभी नहीं आकर के आपको बताता कि नहीं ये बात गलत है और ये है, और ना नेता उसको कभी बोलने देता। नेता खुद आकर के व्याख्यान करता है लंबे लंबे, और वो आपको बताता है कि फलाने उसमें कौन सी गैस निकल रही, प्रदूषण कैसे बढ़ रहा है। ये दशा हमारे देश की हो चुकी है। मतलब जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो मैकाले शिक्षा पद्धति इसके माध्यम से जो पढ़ लिख करके आया, उसकी जबान बिल्कुल चुप है। और जो इस व्यवस्था में जो किसी भी तरह से कामयाब हो गया वो बोल रहा है। मतलब जो शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से जो कुछ लेकर के आ रहा है, जो ज्ञान लेकर के आ रहा है, वो तो चुपचाप किनारे कहीं बैठता है। लेकिन जो वोटर के दम पर जीत करके आता है, वो अपनी बात हर दशा पे वीडियो बना करके या फिर कैमरे लगातार लगा करके, एक एक उठने बैठने तक को कैमरे लगा करके आपको दिखा रहा है। और मैंने कई बार कहा कि प्रदूषण के नाम पर अजीब अजीब खेल हुए कि सैनिटाइजर्स दिल्ली और पूरे भारत में छिड़का गया, लेकिन डेंगू का मच्छर सैनिटाइजर से नहीं मरा। ये देखने वाली, समझो जरा, समझने वाली बात है कि सैनिटाइजर से डेंगू का मच्छर नहीं मरता, उसके लिए नया समीकरण खड़ा किया जाता है। तो ये प्रदूषण हमारा कैसे बढ़ रहा है, इसको जरा और अंदर जा करके देखें। क्या हुआ कि हमारे यहाँ विकास की लगातार बात हुई, आज भी हो रही है, कल भी थी। मतलब पिछले 200 सालों से, जब से ये विज्ञान हमारा चालू हुआ, तब से हमारे यहाँ विकास की बात हुई। और जो विकास हमारे ऊपर थोपा गया वो पश्चिमी देश का विकास था। हमारा अपना विकास हमारे अपने ढंग से होगा। ये मैं बार बार कहता हूँ कि भारत का पर्यावरण के हिसाब से ही हमारा विकास होगा। ऐसा कभी नहीं होता कि आपका विदेशी समीकरण के हिसाब से विकास हो, ऐसा कभी नहीं होता। क्यों? उसके पीछे एक छोटा सा कारण होता है कि देश और प्रकृति का पर्यावरण उस देश के चित्र को, उस देश के लेखक के देश के मानचित्र से उभार करके, उसके वृत्ति में उभर करके आता है, और वो हमारा साहित्य बन चुका है। होता है ऐसा, ये लगातार होता है। ऐसा नहीं है कि किसी ने अपने मन से लिख दिया, ऐसा नहीं है कि स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करूं या फिर आर्यभट्ट की बात करूं या भास्कराचार्य जी की बात करूं, उन्होंने अपने मन से सब कुछ लिख दिया है। ये देश की प्रकृति रही, इसका पर्यावरण रहा, वो जो उन्होंने अनुभव किया उसको उनके जहन में उभरा, और जो जहन में उभरा वो उन्होंने उसमें चित्र में करके अंकित कर दिया। वही आपका साहित्य बना हुआ है। तो इस साहित्य को समझने का प्रयास करें, और जैसे ही समझने को हम लोगों ने इस साहित्य को समझने का प्रयास किया, आप विश्वास मानो कि प्रदूषण नाम की चीज पराली से कभी नहीं हुई, क्योंकि लगातार कंडे के अंदर पराली डाल करके जलाई गई, और चूल्हे हमारे यहाँ से बचपन से बनते चले आ रहे हैं। फिर क्या हुआ? एसी लगे विकास के नाम पर, फ्रिज आया हमारे पास विकास के नाम पर। ये दो अभी उदाहरण आपके घर के अंदर हैं, इसलिए इनका पहले बात करता हूँ। इससे जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकल रही थी, उससे ओजोन लेयर में छेद हुआ, और ओजोन लेयर वो है जो सूर्य की गर्मी को, यानी यूवी किरण को धरती पर ला रही थी। अब जैसे ही यूवी की किरण धरती पे आने लगी, तो सबसे पहले एक समीकरण खड़ा किया गया, और वो जो समीकरण हमारे बीच में खड़ा किया गया, उसमें एक चीज केवल खूब जोर जोर से चिल्ला के कही गई कि धान की खेती बंद कर दो, क्योंकि धान की खेती से में यूवी की किरणें जो आ रही, उससे मानव को नुकसान होगा, कैंसर बनेगा। यूवी पे एसी नहीं बंद करवाया जाता, धान की खेती बंद करवाई जाती है। अच्छा, अब यूपी पे दुष्ट बुद्धि ने काम तो कर लिया, उसको समझ लिया, उस पर कार्य चालू किया। उस पर जब कार्य चालू हुआ तो पिछले 15 सालों 20 सालों के अंदर में एक यूवी लेज़र कटिंग मशीन बना दी, एक यूवी कोटिंग मशीन बना दी, एक यूवी प्रिंटिंग मशीन बना दी, जिससे फ्लैक्स वगैरह आपके प्रिंट हो रहे हैं। ये सारी की सारी मशीन बना करके बड़ी बड़ी प्लेटें प्रिंट करा करके आपके पूरे शहर के अंदर, पूरे देश के अंदर एडवर्टाइज कराया जा रहा है, और वो यूवी मशीन से कराया जा रहा है। नो डाउट, मैंने यूवी मशीन पे काम करके देखा है कि उससे प्रिंटिंग बहुत अच्छी होती है, इसमें भी कोई शक नहीं कि यूवी कटिंग मशीन से मैंने कटवा के देखा है कि उसमें कटिंग बहुत प्यारी होती है। लेकिन हमारे देश में बेलन
तो युगों युगों से बनता आया है और उसकी गुलाई में किसी प्रकार की कोई फर्क नहीं पड़ा। आज तक वो हाथ से हमारे यहाँ का छोटा सा कारीगर बनाता रहा, जिसको बढ़ई कहते हैं, और वो बिल्कुल गोल बना देता है। आज भी बनता है आपके पास। उसके लिए यूवी कटिंग मशीन की ज़रूरत है क्या? बिल्कुल नहीं। जो आप लोग रामायण रखते हो जिसके ऊपर, या जिसके ऊपर गीता रखते हो, उसके ऊपर रखने वाली जो स्टैंड बनाया जाता है, उसके अंदर की कटिंग देखो, वो बढ़ई कब से बनाता चला आया। लेकिन आज यूवी कटिंग मशीन की बड़ी प्रशंसा होती है और उसको डिजिटलाइजेशन के नाम पर, हाईटेक के नाम पर भारत के अंदर कई जगह पर डंप किया गया है। ये जो यूवी कटिंग मशीन है, इससे कैंसर होने तक के खतरे हो रहे हैं। वो विकास है, उससे प्रदूषण नहीं बढ़ रहा। मतलब हमने एक ओजोन लेयर को रोकने के लिए जो मीटिंग करी थी, अंतर्राष्ट्रीय एक मीटिंग करवाई गई थी, और उस अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग में ये प्रतिबंध लगाया गया कि एसी वगैरह पे, इस पे जो बढ़ रहे हैं, जो ओजोन लेयर बढ़ रही है, उसको बंद किया जाए, उसको ठीक किया जाए। और उस समीकरण को जब देखने की कोशिश करोगे आप, तो आपको पता चलेगा कि वहाँ जो अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग हो रही है, उसमें कहा जा रहा है 1950 तक ओजोन लेयर का छेद ठीक हो जाएगा। लेकिन एसी में कमी नहीं है, प्रदूषण उससे नहीं बढ़ता। क्योंकि दूसरी तरफ ये यूवी मशीन ला करके और हमारे बीच में रख दी गई है, और ये यूवी मशीन जितनी घातक है, जितना प्रदूषण वो छोड़ रही है, उसके समीकरण पर कोई भी बात आपको तब बताई जा सकती है जब आप 4 से 6 दिन उस यूवी मशीन से निकलने वाली जो विरल गैसें हैं, जो खतरनाक गैस हैं, उसके अगल बगल रह के देखो, तो आप समझो कि प्रदूषण किससे हो रहा है। ये विकास है या विनाश है। और ये जो प्रदूषण हो रहा है, वो प्रदूषण बहुत ही घातक है। ये प्रदूषण इतना ज़्यादा घातक है कि आपके लिए ये समस्या एक ऐसी समस्या बन जाएगी कि आने वाली पीढ़ी विकलांग कब हो जाएगी, उसको कौन सा रोग कब हो जाएगा, कुछ पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि यूवी का मतलब अल्ट्रावाइट रेज है, और अल्ट्रावाइट रेज का मतलब सूर्य की किरण है, और सूर्य की किरण का अर्थ केवल एकमात्र है कि सूर्य से पंगा केवल हनुमान जी ले सकते हैं, उनके सिवा किसी की हिम्मत नहीं कि पंगा ले ले। तो समझो और सोचो, विकास की इस प्रक्रिया को थामो, इसको यहीं थामो। सब कुछ ये विकास के नाम पर बंद करो। ये जो प्रदूषण बढ़ता हुआ चला आ रहा है, वो प्रदूषण हमारा ख़त्म होगा हमारी जैविक खेती से, जिसमें गाय पाली जाएगी, जिसमें जानवर बचाए जाएंगे। ये जो जल प्रदूषण हमारे यहाँ बढ़ा हुआ है, उसका कारण केवल एक है कि हमारे यहाँ जानवर इतने काटे जा रहे हैं, इसके कारण जल प्रदूषण है। ये जो आपका प्रकाश प्रदूषण आपके पास आया है, उसका केवल एक कारण है कि आपने रोशनी को करने के लिए एलईडी तक गली गली पे लगा दी है, उसका केवल एक कारण है। तो ध्वनि प्रदूषण के लिए जो आपने समीकरण पेश किया है, वो हर लड़का हर लड़की अपनी कान में लीड लगाए घूम रहा है। अब वो तो छोटी बात हो गई, अब उससे बढ़कर भी एक बात आ गई कि हर लड़का हर लड़की एक स्पीकर लेकर के कहीं भी घूमता है और उससे वाईफाई के माध्यम से गाने चला करके पब्लिक को सुनाता रहता है। ये हो रहा है लगातार। तो ध्वनि प्रदूषण नहीं दिख रहा, वायु प्रदूषण नहीं दिख रहा, जल प्रदूषण नहीं दिख रहा, या फिर प्रकाश प्रदूषण नहीं दिख रहा, या फिर बिला वजह में किसी गरीब आदमी पर सिर्फ ब्लेम लगाने वाला कार्य चल रहा है। इसको समझना पड़ेगा। जो वैज्ञानिक तर्क हैं, और उस वैज्ञानिक तर्क को अगर हम समझने का कोशिश करें, उस वैज्ञानिक तर्क को अगर हम अपने जहन में बिठा करके उसके डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करना चालू करें, ये नेट के माध्यम को छोड़ करके हम जरा किताबों में उतरने की कोशिश करें, तो एक वैज्ञानिक हमारे बीच में हुए जिनका नाम राजीव दीक्षित था। और उस राजीव दीक्षित जी की एक किताब है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की लूट, और ये किताब मेरे हाथ पर है। इसमें 105 नंबर है, और इस 105 नंबर पे बिल्कुल उन्होंने साफ साफ यहाँ पर ये कॉलम पे दिया हुआ है कि जो कॉलम पे दिया हुआ है वो प्रशांत क्षेत्र के सभी देश 14.2 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड 1950 से लेकर के 2008 तक के बीच में उत्सर्जित कर चुके हैं। एशिया महाद्वीप के सभी देश, जिसमें हम आते हैं, अरब देश के कुछ देश आते हैं ये जो देश हैं, एशिया महाद्वीप के सभी देश 18.3 अरब टन अब तक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित कर चुके हैं। फिर अफ्रीका देश के 28.23 अरब टन अब तक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित कर चुके हैं।
इसके बाद चौथे नंबर पर है पश्चिमी यूरोप के देश, वो 50.1 अरब टन अब तक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित कर चुके हैं। पाँचवें नंबर पे पूर्वी यूरोप देश आ जाता है और इसने 62.9 अरब टन अब तक कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न की है। उत्तरी अमेरिका ने 80.2 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित की है। आप इसको देखो जरा और इसको समझो, हो क्या रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड वो उत्सर्जित कर रहे हैं, एसी वगैरह वो बना करके हमारे यहाँ प्रेजेंट कर रहे हैं। आरोप हमारे यहाँ गरीब किसानों के ऊपर लगाया जा रहा है। और एक बहुत छोटी सी बात है कि रामधारी सिंह दिनकर जी जो बड़े कटु शब्द लिखा करते थे, उनकी कई सारी कविताएं ऐसी हैं जो बड़ी अच्छी लगती हैं और वो बिल्कुल जहन में उतर जाती हैं। उन्होंने लिखा कि हाय छिनी भूखों की रोटी, छिना नग्न का अर्ध व्यसन है और मजदूरों के कौर छिने हैं वैभव की दीवानी दिल्ली। ये कृषक मेघ की रानी दिल्ली, अनाचार अपमान व्यंग की चुभती हुई कहानी दिल्ली। दोस्तों, प्रदूषण को आप फैला रहे हो अपनी कारों के माध्यम से, अपने एसी के माध्यम से। इस एसी को उठा करके कबाड़ी को बेच दो और इस कार को तोड़ करके बेचना जिससे दूसरा कोई प्रयोग भी ना कर पाए। मैंने कई बार कहा कि गुनाह स्वयं हम करते हैं और प्रकृति जब अपना कार्य करती है तो हमको बुरा लगता है कि भगवान काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है। लेकिन सच ये है कि प्रकृति अपने आप को ठीक करने की सारी व्यवस्थाएं जानती है। ये आप लोग ही थे जो इतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित कर चुके हो, जो इतना ज़्यादा प्रदूषण फैला चुके हो, जिसके कारण आपदाएं लगातार आ रही हैं और लगातार आती रहेंगी। ये जो कोरोना काल का संकट ज़बरदस्ती हमारे ऊपर थोप दिया गया, इसको छोड़ो। सैनिटाइजर्स को निकाल करके बाहर के फेंको, शराब की दुकानों को बंद करवा दो, क्योंकि शराब मूलाधार चक्र और स्वादिष्ठान चक्र दोनों की दुश्मन है। इसीलिए हिंदू और मुस्लिम दोनों जगह पर यह शराब हराम मानी गई है, क्योंकि स्वादिष्ठान चक्र का प्रतिनिधित्व चंद्रमा करता है और मूलाधार चक्र का प्रतिनिधित्व सूर्य करता है। सूर्य की पूजन हम करते हैं, जबकि मुस्लिम चंद्रमा से के तहत पर अपने पूजन को करता है। तो दोनों ही जगह पर इसको इसीलिए हराम कहा गया। जो इसको पीता है वो कहीं भी धार्मिक नहीं है और जो इसको अपने से दूर कर रहा है वही धर्म के प्रति खड़ा है और वही सच्ची सेवा, सच्ची भाव से हमारी देश के प्रति खड़ा हुआ है। अशफाक उल्लाह को कोई भूलता नहीं है तो चंद्रशेखर आज़ाद को भी नहीं भूलता। भगत सिंह को अगर नहीं भूलते हम तो महात्मा गांधी को भी नहीं भूलेंगे। ये बिल्कुल गलत तहत पर है कि प्रदूषण भारत कर रहा है। भारत प्रदूषण नहीं कर रहा। प्रदूषण वो फैला रहे हैं, पश्चिमी देश फैला रहे हैं, आज का विज्ञान फैला रहा है। दोष भारत की जनता के ऊपर, गरीब जनता के ऊपर लगाया जा रहा है। सोचो, विचार करो, फिर उसके बाद वेदों पर आकर के काम करो, क्योंकि वेद का प्रकाश ही है जो एक जनता, एक देश और एक नेशन पे काम कर सकता है। बाकी कोई कार्य नहीं करेगा। सभी को आभार है, सभी को धन्यवाद। जय श्री राम।